बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का अनसॉल्व सेट नंबर बीजेड जो सेट नंबर 7 है सॉल्व करेंगे। इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का खा, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। देखिए, अब जो ये संरचना बनी हुई है सबसे पहले इसको आप ओपन करके लिखिए। संरचना इसको ओपन करके लिखेंगे आप तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH से फिर CH और ब्रैकेट में देखें CH3 लिखा हुआ है, इसको आप अलग लिख लीजिए CH3 Br। ये आपका हो गया। अब आप देखिए एल्कीन मेनली जो क्रियात्मक समूह उसी एल्कीन है, तो आप जो नंबरिंग करेंगे एल्कीन के नियमानुसार करेंगे। तो एल्कीन में क्या बोला गया, जैसे से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे, तो आप बाएं तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये आपकी सबसे बड़ी जनक श्रृंखला होगी। अब इसमें आप नाम लिखेंगे तो नाम में आपका पावर श्रृंखला में Br मिला है आपको, अन्य क्रियात्मक समूह Br, तो आप Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखते हैं, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। जनक श्रृंखला में 5 कार्बन तो बोला जाएगा पेंट। और आप देख रहे हैं दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन, तो 2 इन। ये आपका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। अगला देखिए, इसको भी ओपन करके लिखिए। एक कार्बन है, इससे 3 CH3 लगे हुए हैं, है ना। इस कार्बन से 3 CH3 लगे हैं, तो CH3 को एक कार्बन से आप 3 CH3 लगा देंगे। फिर से एक CH है, CH2 है और इसी से एक Br लगा है। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें अधिकतम जो है अधिकतम क्रियात्मक समूह पार श्रृंखला उपस्थित हो। आप ये वाली श्रृंखला जो है जनक श्रृंखला के रूप में लेंगे। और यहाँ पे एल्किल हैलाइड नंबरिंग की तरह से करेंगे, इधर से एल्किल हैलाइड नज़दीक होगा, तो आपका ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन या ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। और जब नाम लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 2 पार श्रृंखलाएँ हैं, एक मेथिल की और एक हैलाइड ग्रुप है, तो आप बी पहले आता है ब्रोमो, इसके बाद मेथिल आता है, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। 2 पर 2 बार मेथिल है, तो 2 डाई मेथिल। जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन, 3, तो प्रोप बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका। अगला देख लीजिए, ये आप चाहें तो ओपन करके लिख लीजिए, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। CH3 देखिए क्या लिखेंगे, मैं इधर लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 फिर CH फिर CH है, CH से एक CHI लगा हुआ, आयोडो लगा हुआ, फिर CH2 CH3 है। और ये आपका जो CHI के बगल में जो CH है उससे CH3 ये लगा हुआ है। अब देखिए आप एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में नियम क्या होता है, जैसे आयोडो समूह नज़दीक होगा यानी कि हाइड्रोजन समूह नज़दीक है, उधर से नंबरिंग करेंगे। पहले जनक श्रृंखला देख लीजिए, जनक श्रृंखला आपकी सबसे बड़ी श्रृंखला यही है, तो नंबरिंग करिए इसमें। जैसे आयोडो समूह नज़दीक है, दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ये पार श्रृंखला आपकी जो है इसमें भी ब्रांच है, तो आप इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 और 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसको 2 तरीके से नाम लिखा जा सकता है। पहला तो ये कि 4, अब कुल मिला के इसमें देखिए अगर पार श्रृंखला में तो 4 कार्बन है, तो कह सकते हो आप 4 आइसोब्यूटिल, 4 आइसोब्यूटिल। कुल कार्बन संख्या 7 है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एक आयोडो समूह भी है, तो 3 आयोडो। पार श्रृंखला या जो आप अनलग्न लिखते हैं उसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं, तो 4 आयोडो। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, तो हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसका एक तरीका और है, ये जो आइसोब्यूटिल लिखा है इसको भी आप ओपन करके लिख सकते हैं, तो 4 डैश आइसोब्यूटिल में क्या है, 1,1 डाई मेथिल है,
है ना। और जनक श्रृंखला जो आपकी पार श्रृंखला की है उसमें कितने कार्बन है, 2, तो एथिल बोला जाएगा। और फिर बाकी लिख दीजिए 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा। अब चूँकि ब्यूटिल जो होता है आइसो टर्म का उपयोग, आइसो वगैरह का उपयोग जो है हम आईपीएससी में नहीं करते हैं, ये कॉमन नेम में होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका लास्ट वाला नीचे वाला आंसर जो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। CH3 2 बार है इस कार्बन से, एक का लगा हुआ है Br लगा हुआ है, फिर इसके बाद में CH2 है, फिर CH3 है। अब इसमें ABL के हैलाइड है, नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन समूह नज़दीक है तो आपका 1 2 3 4, दाहिने से करते अगर आप तो आपको तीसरे नंबर पे मिलता है, इसलिए हमने बाएं से किया है। नाम क्या लिखेंगे इसका, आप 2 ब्रोमो लिखेंगे। 2 ब्रोमो, कार्बन संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन इसमें आपके पास श्रृंखला CH3 भी है तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल। 4 कार्बन संख्या 4 है तो क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन, है ना। ये आपका हो गया। अब अगला देखिए 5वां, एक कार्बन है इस कार्बन से, एक कार्बन है इस कार्बन से 3 CH3 है ना। इस कार्बन से देखें 3 CH3 लगे हुए हैं और एक क्लोरीन लगा हुआ है। कितने क्लोरीन लगे हैं, एक क्लोरीन। ये भी एल्किल हैलाइड है। इसमें भी आप जनक श्रृंखला सबसे लंबी सुनिए तो आप इस श्रृंखला को सबसे लंबी ले सकते हैं, है ना। फिर नंबरिंग जब करेंगे जैसे हाइड्रोजन समूह नज़दीक है तो इधर से भी कर लीजिए 1 2 3। नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन, 3, तो प्रोप बोला जाता है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा ये नाम। अगला है कारण सहित समझाइए, क्या बताना है आपको। 1 एल्कोहल का पोटेशियम आयोडाइड की प्रतिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, उपयोग क्यों नहीं करते हैं। आप जानते हैं जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ये पोटेशियम आयोडाइड को क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना। जो H2SO4 होता है क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि H2SO4 Ki को या Ki के पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हेलोएल्केन। जब हेलोएल्केन होते हैं उनकी जब हम केसियन से क्या कराते हैं तो उसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। क्यों, क्योंकि के और CN के बीच में जो बंध होता है कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है ना। तो इसमें आक्रमणकारी क्या मिलता है, NC- वाला मिलता है, यानी कि इस कार्बन की साइड से जुड़ेगा, है ना। कौन सा जुड़ेगा, कार्बन की साइड से जुड़ेगा। आप इसको ऐसे ही लिखिए CN, ये कार्बन की साइड से जो आक्रमण करेगा कि ये कार्बन जो है रेडायन न्यूक्लियोफाइल के रूप में होगा तो क्या जुड़ेगा, R+ से आपका C- वाला जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RCN, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। जबकि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ भी सिल्वर साइनाइड जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कारण क्या है, क्योंकि AgCN के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। तो यहाँ आक्रमणकारी के रूप में नाइट्रोजन का जो मुक्त मूलक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्री जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही आक्रमण करता है ना। तो क्या होगा, जब R+ के साथ में बॉन्ड बनेगा तो कौन बनाएगा, ये लोन पेयर वाला बॉन्ड बनाता है और बाद में आपका जो सिल्वर समूह है वो निकल जाता है तो इससे क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो कारण क्या बताओगे,
आप क्या बताओगे? KCN में आयनिक बंध होता है, क्योंकि KCN में K और CN के बीच में क्या होता है? बीच आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। जबकि AgCN के बीच सहसंयोजी बंध होता है, के बीच सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है। अगला, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन रागी अपहरण समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया में आर्थो पैरा पर निर्देशित करता है। क्या कह रहे हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यानी आर्थो स्थान जो होगा उसके बगल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब कोई इलेक्ट्रॉन रागी आता है, कौन आता है? इलेक्ट्रॉन रागी आता है, तो इसको ये आर्थो पैरा पर ही भेजता है। ऐसा क्यों? ये पूछा गया है। आर्थो पैरा पर ही क्यों भेजता है, ऐसा क्यों? ये आपका प्रश्न है। तो कारण क्या है? जो क्लोरीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का, ये इलेक्ट्रॉन का अपहरण करता है, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अनुनाद द्वारा इस रिंग में आर्थो पैरा पर आता है। कहाँ आता है? आर्थो पैरा पर आता है। जब अनुनाद करेगा तो क्या होगा? आप देखोगे इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके आर्थो और पैरा पर ही आता है। कहाँ आता है? आर्थो और पैरा पर ही आता है। जब आर्थो पैरा पर आएगा, यानी क्या? आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। आर्थो पैरा पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन रागी होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ लगेंगे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है? आर्थो पैरा पर है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी आएंगे वो कहाँ आक्रमण करेंगे? आर्थो और पैरा पर ही आक्रमण करेंगे, जिससे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो आर्थो पैरा वाला ही प्राप्त होगा, है ना। ये हमने आपको क्लोरोबेंजीन की अन्नादि संरचना बना दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन की अन्नादि संरचना बनी हुई देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखिए कहाँ कहाँ गई है। आप देखिए ये आर्थो स्थान है, ये पैरा स्थान है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनुनाद द्वारा Cl बढ़ा रहा है। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपहरण समूह होते हुए भी इलेक्ट्रॉन रागी को आर्थो पैरा पर निर्देशित करता है। ठीक है। क्या कारण लिखोगे आप? क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन अपहरण समूह होते हुए भी इलेक्ट्रॉन अनुनाद द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को आर्थो पैरा पर भेजता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो पैरा पर जुड़ते हैं। अतः क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन रागी को आर्थो पैरा पर निर्देशित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7th का देखा गया, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। प्रोपेन वन ऑल का क्षारीय केमेनो से अभिक्रिया। देखिए क्षारीय केमेनो क्या है? ऑक्सीकारक है ना। तो CH3 प्रोपेन वन ऑल, ये प्रोपेन वन ऑल है। पहला बात तो आप जो नाम लिखा उससे आप जो कंपाउंड भी लिख पाए, दूसरा आप इसका जो है क्रिया भी जानते हो। दोनों चीज़ें जरूरी है, तभी आप इनको कर पाओगे। तो KMnO4 ये ऑक्सीकारक है ना। तो क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? पहले ये एल्डिहाइड बनेगा, इसके बाद में क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, COOH। ठीक है। अगला है फिनॉल की जलीय NaOH के साथ NaOH की उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया है। आप जानते हैं ये क्या है, RTR, रीमैन टीमैन अपक्रिया। क्या है ये, रीमैन टीमैन अपक्रिया है, RTR है। क्या बनता है इससे, सैलिसिलडिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड। नेमिंग रिएक्शन को जरूर याद रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं, कई रूपों में पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 4 से 5 नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आती हैं, इसलिए इसको आप याद रखें। तो सैलिसिलडिहाइड का निर्माण होता है RTR के द्वारा। ये क्या हो गया आपका, सैलिसिलडिहाइड हो गया। क्या हो गया, सैलिसिलडिहाइड हो गया। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे आपका आक्रमणकारी कौन होता है, इससे क्लोरोफॉर्म से प्राप्त होता है। क्या, कौन सा आक्रमणकारी प्राप्त होता है, CHCl2 प्लस प्राप्त होगा। और ये कहाँ लगेगा, आर्थो पे लगेगा। कहाँ लगेगा, आर्थो पे लगेगा CHCl2। अब इसका जलीय NaOH के साथ अपक्रिया होगी, तो जितने Cl है उतने क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। और आप जानते हैं एक कार्बन पर एक से अधिक OH रुकते नहीं है, तो एक जल निकल जाएगा और आपका ये सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म बता दी, इसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, आपको केवल अपक्रिया बताना था। ठीक है, अगला देखिए, फिनॉल की तनु NaOH के साथ अपक्रिया। देखिए फिनॉल, फिर से फिनॉल की अपक्रिया है, फिनॉल की तनु NaOH के साथ अपक्रिया। ये फिनॉल है आपका, इसके साथ डायल्यूट HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेना है। नाइट्रिक अम्ल क्या देता है, नाइट्रोसोनियम आयन देता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आगे निकलता है वो कौन सा निकलता है, आपको पता होना चाहिए, NO3 प्लस निकलता है। ठीक है, क्या बनेगा आपका, ये आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। कौन सा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक है, ये आपका उत्पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से अपक्रिया। मेथॉक्सी बेंजीन क्या होता है भैया, आप जानते हो ये एक प्रकार का ईथर है मेथॉक्सी बेंजीन। ये मेथॉक्सी बेंजीन की बात करें, ये मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी CH3O मेथॉक्सी बेंजीन, इसके हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया है। तो क्या होगा, अब देखो, या तो ये ब्रेक यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकते हो आप, या तो यहाँ से तोड़ सकते हो। अगर यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई कब होगा, अगर ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है। और अस्थाई कब होगा, जब ये देखो यहाँ पर अगर फिनॉक्साइड आने बने तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये इसमें अन्नाद होगा, ये ज़्यादा अस्थाई होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ें तो क्या बनेगा, CH3O माइनस बनेगा, और ये रेजोनेंस नहीं है, इसमें एक कम अस्थाई होगा। इसलिए जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो CH3O के बीच होगा। कहाँ होगा, CH3O के बीच होगा। और CH3O के बीच में जो आप बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, तो आपको H और I को योग कराना, जोड़ना है, H और I को जोड़ना है ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो इधर माइनस का आएगा, इधर क्या आएगा, प्लस का आएगा। HI में आप जान रहे हैं I माइनस वाला होगा और H क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा, एक तो फिनॉल बन जाएगा, दूसरा मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल आयोडाइड CH3I। ठीक है, या आइडोमेथिन बन जाएगा। ये आपका उत्पाद हो गया। अगला, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन 1 ऑल लिखिए, प्रोपेन 1 ऑल क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, है ना, पहले पे लगाना इसलिए मैं सीधा लिख दिया इसको आपको। प्रोपेन 1 ऑल हो गया। प्रोपॉक्सी प्रोपेन, आपको पता चल रहा होगा कि ईथर है ये। प्रोपॉक्सी प्रोपेन की बात कर रहे हैं, प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या होगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH2, है ना, CH2 CH3, ये क्या हो गया, प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी प्रोपेन ईथर है। तो एल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं आप, आपको पता है एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए आप क्या करते हो, कंसनट्रेट H2SO4 लेते हो, और तापमान कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 170 डिग्री सेल्सियस ले लिया तो क्या होगा, ये एल्कीन बन जाएगा, ना कि ईथर बनेगा। ठीक है, तो एल्कीन बनेगा, इसलिए क्या है,
आप प्रोप्रॉक्सी प्रोपेन यानी कि आप इकट्ठा अगर लिखना चाहें तो कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन, और H कितने, 4 3 7 H7OH। इसको दोबारा लिखना चाहें तो C3H7O, C3H7 लिख सकते हैं इसे, है ना। ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, सातवें का अथवा है पूछा गया इसमें, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। पहले आप नाम जो लिखा है उसका रीजेंट लिख लीजिए, उसका जो है एथिल CH3CH2 मैग्नीशियम क्लोराइड एक ग्रिग्नाइड अपक्रमक है। आपको समझ में आगे होगा कि ग्रिग्नाइड अपक्रमक से क्या बनाने जा रहे हैं, एल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल CH3CH2OH। कैसे बनेगा, ये वो प्राथमिक एल्कोहल है, क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे, HCHO। इसके बाद क्या कराएंगे, इसके बाद क्या कराएंगे, जलयोजन कराएंगे, है ना। क्या कराएंगे, जलयोजन कराएंगे अम्लीय माध्यम में। तो ये प्रक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। अब चाहें तो अगर हम बताना चाहें, अगर जाना चाहते हो तो देख लीजिए। जो ग्रिग्नाइड अपक्रमक होता है क्या देता है, क्या देता है, ये नाभिक रागी देता है, क्या देगा, CH3CH2 माइनस देगा। और आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। और जो आपका MgCl था प्लस वाला, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2CHO और MgCl यहाँ लग जाएगा, MgCl। अगली बार क्या होगा, जलयोजन होगा, HOH का एडिशन होगा। तो आप जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ माइनस दे देंगे, माइनस वाले को प्लस दे देंगे, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन को क्या दिया जाएगा, H दिया जाएगा, और MgCl को क्या देंगे, OH देंगे। तो MgClOH अलग निकल जाएगा आपका, और CH3CH2CH2OH अलग बन जाएगा आपका, ये उत्पाद हो जाएगा। तो हमने आपको ऊपर एक रिएक्शन लिख दी है, वही आपको बताना था, रिएक्शन बताना था आपको, तो मैंने रिएक्शन आपको ऊपर लिख दी, बाकी नीचे हमने मैकेनिज्म बताया, चाहे तो लिखें ना चाहे तो ना लिखें। अगला है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी क्या ग्रिग्नाइड अपक्रमक ही तो है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यही तो है ग्रिग्नाइड अपक्रमक। इसे क्या बनाना है, प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, मेथ एथ प्रोप 2 पर मेथिल भी रहेगा, 2 पर ऑल भी रहेगा, बाकी वैलेंसी आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप कीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं, कीटोन, कीटोन लेंगे ना, सॉरी 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। देखिए 2 डिग्री बनाना हो तो एल्डिहाइड, 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। अगर 2 डिग्री आपको बनाना है तो क्या लें, अगर आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, आपको 2 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नाइड अपक्रमक से प्राप्त होगा, है ना। तो आप मैकेनिज्म यहाँ देखना चाहें तो देखिए क्या होगा, CH3MgBr में आपको एसीटोन CH3 एक कीटोन लेना है आपको, 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या लेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका ये CH3 माइनस वाला यहाँ लगेगा और MgBr प्लस वाला ऑक्सीजन के पास लगेगा, क्या हो जाएगा, ये CH3CO, फिर CH3 और नीचे क्या लग जाएगा, CH3, है ना, और आपका MgBr। अगले स्टेप में क्या होगा, जलयोजन कराएंगे आप, HOH का एडिशन, है ना, क्या होगा, MgBr को क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, उस और बाकी समूह जो है आपको उसको क्या मिलेगा, H मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। बाकी अन्य उत्पाद जो बनेगा MgBrOH, इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, अभी फिर से आप ये क्रिया इसी प्रकार की आपने पढ़ी थी ऊपर अभी, ये आपका बेंजिल अल्कोहल है ना, ये बेंजिल अल्कोहल है। बेंजिल अल्कोहल से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। क्या कराएंगे आप, CH2OH का ऑक्सीडेशन कराइए, CH2OH का क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, है ना। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए KMnO4 अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम ले लीजिए, क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस ये क्रिया बस इतनी है। अगला है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाता फिर भी वो अम्ल होता है, कौन सा होता है, पिक्रिक अम्ल। क्या होता है, पिक्रिक अम्ल, है ना।
तो कंसनट्रेट HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो फिनॉल से क्या होगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है, पिक्रिक अम्ल होता है। यहाँ से आर्थो पैरा, सभी जो भी आर्थो हैं सभी और एक पैरा जो है उन सभी पर नाइट्रो समूह लग जाता है, इसलिए क्या नाम होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिनॉल। इसी का नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है। क्या नाम होता है, इसी का नाम पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण। अब देखिए प्रोपेन व ऑल का निर्जलीकरण, आपने अल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा है, ये दो प्रकार से होता है, यानी कि अलग अलग तापमान पर होता है। CH3 CH3 CH, ये OH है ना, ये हमने इसी प्रकार से लिखा है ताकि हमको रिएक्शन लिखने में आसानी रहे। ये दो प्रकार से होता है। कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, एक तो 170 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा, 140 पे क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। क्या होगा, ईथर बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3, फिर CH2 CH3 CH3, ये है ना। दूसरे में क्या बनेगा, 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया अगर आपको याद रखनी है, ये प्रोसेस देखना है तो देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं आपने उसमें देखी हैं। OH, दो बार आप अणुओं को लिखिए, ये उत्पाद लिखने के लिए देख सकते हैं। CH जब 140 डिग्री सेल्सियस पे 140 पे होगा तो क्या होगा, इस प्रकार से आप दो अणुओं के बीच में जल निकाल करके उत्पाद करके लिख सकते हैं। लेकिन 170 पे अगर होता है तब क्या करें आप, तो आप उसके बगल वाले कार्बन से क्या करें, H निकाल करके और उत्पाद लिख दें। ठीक है, अगला है 7वें का खा। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए एसिटाल्डिहाइड तनु NaOH के साथ। एसिटाल्डिहाइड क्या है, CH3CHO है ना। डाइल्यूट NaOH के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या होता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन, नीचे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है, डाइल्यूट यानी जलीय NaOH के साथ में, तनु NaOH के साथ में क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं, है ना। तो एस्टाल्डिहाइड है ये, इसे एथेनॉल भी कहते हैं। तो इसकी जब आपको अपक्रिया करानी है तो क्या करिए, हमने आपको बताया कई बार कि एक का अल्फा H ओपन करके लिखिए, और दूसरे का जो कार्बोनिल समूह है उसे ओपन करके लिखिए। ठीक है, अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ भेज दीजिए और इस बाकी समूह को इस कार्बन के साथ में। तो क्या लिखेंगे आप, इसका उत्पाद लिखिए CH3 CHOH और बाकी आपका CH2 CHO है ना। देखिए मैंने ये पूरा पहले लिखा है इतना, इसके बाद में ये CH2 CHO लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब निर्जलन होता है, इसको इसे गर्म करेंगे, ये अपने अल्फा स्थान से H लेकर के OH H लेकर के जल निकाल देगा, यानी क्या हो जाएगा, निर्जलन हो जाएगा। इस प्रकार से H निकल जाएगा और आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO है ना, ये अल्फा स्थान है, ये बीटा स्थान है। इस प्रकार से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, है ना। यह हो गया आपका। अगला एसीटोन का ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी समान उसी प्रकार से अभिक्रिया देगा एसीटोन के साथ में। एसीटोन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है वो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, तो इस समान प्रकार से ये भी क्रिया होगी, है ना।
तो क्या होगा, यहाँ भी आप ऐसे ही कराएंगे, एक का अल्फा एच ओपन करके लिखिए, एक का कार्बोनिल समूह। तो एक मैंने इसका कार्बोनिल समूह ओपन करके लिख दिया, दूसरे का अल्फा एच केवल ओपन करके लिखे, CH3। तो एच को इस ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन को इस कार्बन के साथ में, तो क्या बनेगा आपका CH3COH, फिर CH, इससे जहाँ पर ये वाला का OH है इसके नीचे CH3, ये वाला हम नीचे लिख देते हैं CH3, फिर CH2CO CH3, है ना। अब जब हीट अप करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, अल्फा स्थान से जल निकल जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड CH, है ना, COCH3, ये उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, गर्म करने पर ये उत्पाद आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है वो क्या देते हैं, कैनोजारो अपक्रिया देते हैं। आपने ऊपर क्या देखा था, एल्डोल देखा था, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जब सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये तो एक तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, उसका साल्ट प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि उस Na है, NaOH है, और दूसरा अपचयित होता है तो एल्कोहल बनता है। तो ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों हो जाता है इसमें। ठीक है, एक प्रकार की रिडॉक्स अपक्रिया है। तो क्या बना, एक तो सोडियम फॉर्मेट बना या सोडियम मेथोनेट कह सकते हो आप इसको, और दूसरा मेथिल एल्कोहल बना या मेथेनॉल बना। ठीक है, अगला क्या है, एसिटिक अम्ल का एथेनॉल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया, एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल विष्टीकरण है, आप जानते हैं इसको। एसिटिक अम्ल CH3 एसिटिक अम्ल क्या होगा, CH3COOH और एथेनॉल OH क्या होगा, एस्टर प्राप्त बनता है, क्या बनता है, एस्टर बनता है ना। यहाँ से H और OH निकल जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, CH3CO, फिर इधर वाला O CH2 CH3, है ना। नाम क्या लिखा जाएगा इसका, एथिल एथेनोएट। क्या नाम लिखा जाएगा, एथिल एथेनोएट। ये H2SO4 है ना, ये एस्टर है, एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। क्या है ये, एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन। क्या है, एस्टर, है ना, एथिल एथेनोएट। चलिए आगे देखते हैं, जल निकलेगा तो ये जल चाहो तो आप लिखो प्लस में या ना लिखो। ठीक है, अगला है एस्टिल्डिहाइड की फिनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया। एस्टिल्डिहाइड, एसिटिल एल्डिहाइड क्या होता है, एस्टिल्डिहाइड क्या CHO है, और फेनिल हाइड्रोजीन क्या होगा, फेनिल के साथ यानी बेंजीन के साथ में हाइड्रोजीन NH2। इसमें क्या करना है आपको, ये O और ये H निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखो आपको जोड़ करके लिख ही तो देना है, केवल ON बचा, फिर डबल बॉन्ड CH3, ये आपका केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, ये आपका उत्पाद हो गया। अगला है, निम्न पर सब संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या है, कोल्बे विद्युत अपघटन, एक प्रकार का ये डिकार्बोक्सिलेशन ही है, लेकिन इससे क्या होता है, इसमें जो है जो भी कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं आप, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं, जब उसको जलीय अपघटन कराने पर विद्युत अपघटन कराते हैं, जो है जलीय विलयन लेकर के विद्युत अपघटन कराते हैं, तो क्या होता है, एल्केन बनता है। लेकिन एल्केन जो होगा वो जितनी कार्बन का आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है उसमें कार्बन की संख्या दोगुनी से 2 कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 5 कार्बन का लिया तो 5 दूनी 10, 10 में 2 कम करिए 8 कार्बन का बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा इसको। साथ में ये भी याद रखना है कि विद्युत अपघटन में एनोड पर एल्कीन प्राप्त होता, सॉरी, एल्कीन कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है ना। और हाइड्रोजन कहाँ निकलता है, कैथोड पर निकलता है। ये कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में आया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं CH3COOH का
सोडियम साल्ट, यानी कि सोडियम एसीटेट लेते हैं। अब सोडियम एसीटेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, CH3 दो गुना, दो कार्बन का दो गुना कितना हो जाएगा, चार, चार का दो कम करोगे कितना हो जाएगा, दो, ये बनेगा। ये कहाँ बनेगा, एनोड पर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे, और KOH भी बनता है, साथ में H2O भी बनता है। H2 बनता है तो H2 पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ निकलेगी, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगी, कैथोड पर। एल्केन कहाँ बनेगा, जो है एनोड पर। इस प्रकार से प्रश्न याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 कार्बन का ले लिया, CH3 CH2 COOH, तो कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन, 3 का कार्बन 2 गुना, 3 दूनी 6, 6 से 2 कम हो जाएगा, कितना बनेगा, 4। ये 4 कार्बन का आपको एल्केन बना के लिख देना है, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। किस पर बनेगा, ये एनोड पर बनेगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। अगला है एल्डोल संघनन। अभी आपने अब क्रिया कराई। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वो तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। अल्फा बीटा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। बाद में जैसे संघनन कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो क्या होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। जैसे कि आपने देखा था, CH3 CH2 लिया आपने, अब इसे आप NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा आपका, पहले क्या बनेगा, CH3 COH CH CH2 CHO, ये क्या है, बीटा, ये अल्फा स्थान, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। लेकिन जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनेगा, है ना। ये तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H उपस्थित होता है, वो NaOH के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, है ना। और जब NaOH के साथ अब क्या करेंगे केवल, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला रोजेमुंड अपचयन क्या है, बेंजिल एल्कोहल जो, बेंजिल क्लोराइड जो होता है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड लिखा हुआ है। बेंजिल क्लोराइड मतलब ये आपका बेंजिल क्लोराइड है ना। बेंजिल क्लोराइड हो या कोई एसिडिक क्लोराइड हो, कोई भी एसिडिक क्लोराइड हो, इसको बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जब अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है वो चला जाता है, और क्या बना प्राप्त होता है, ये जो है बेंजिल्डिहाइड देता है। क्या देता है, बेंजिल्डिहाइड देता है या एसिटाल्डिहाइड देता है। अच्छा देखिए, रोजेनमुंड जो दिया गया था क्रिया, उसमें हम बेंजिल क्लोराइड ही लेते हैं, तो क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड है, इसमें PdBSO4 हाइड्रोजन से अपचयन कराना है, क्या होगा, क्या प्राप्त होगा आपका, बेंजिल्डिहाइड HCHO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजिल्डिहाइड। तो ये क्या कहलाता है, रोजेनमुंड अपचयन। यानी बेंजिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड, अब ये हम अम्ल क्लोराइड से भी क्रिया कराओगे तो भी उत्पाद प्राप्त होगा, लेकिन रोजेनमुंड में बेंजिल क्लोराइड ही लिया गया था, बेंजिल क्लोराइड ही लिया गया था, इसलिए आप इसे चाहें तो हटा सकते हैं। उबलती हुई जालिन में बेरियम सल्फेट व प्लेडियम उत्प्रेरक, उबलती हुई जालिन या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस सब क्रिया को हम रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक रीजेंट और आप याद रखना है, जाइलिन, है ना। जाइलिन जानते हैं क्या होता है, जाइलिन बेंजीन में सभी जो आपके स्थान है, ये CH3 ये आपका जाइलिन है। क्या है ये जाइलिन है। उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में लेते हैं, हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं, उत्प्रेरक PdBSO4 होता है, तो क्या बनता है, बेंजिल्डिहाइड बनता है। यानी बेंजिल क्लोराइड, ये आपका बेंजिल क्लोराइड है, क्या है, बेंजिल क्लोराइड है, और क्या बना, बेंजिल्डिहाइड बना। क्या बना, बेंजिल डिहाइड बना। क्या बना, बेंजिल्डिहाइड। ये आपका सेट्स कंप्लीट हुआ। हमने सभी 2023 के सभी सेट सॉल्व कर दिए हैं, और अब हम आपके लिए जो है बायोलॉजी के सेट सभी सॉल्व करेंगे। आप सभी जो अनसॉल्व के सेट हैं उनको बार बार देखिए, रिवाइज करिए,
और बढ़िया से जा कर के बोर्ड पेपर को दीजिए। देखिए, इस अनसॉल्व को सॉल्व करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, ताकि आप जो है क्वेश्चन की अभ्यास, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आपके नज़र में एक बार आए, किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर उसका लिखना होता है। जब आंसर लिखें तो इस बात का ध्यान दें कि आप कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछा गया। जो पूछा गया सटीकता से उन्हीं प्रश्नों का आंसर दीजिए, उन्हीं उन्हीं को आप लिखिए, उसी को लिखिए। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और गया, बता कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं आप, या कुछ 2 नंबर में पूछा गया तो बहुत डिटेल में लिख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।